हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एसके झा सर के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसमें साइंस और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होंगे। सभी सेट में 45 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा दोस्तों। और हमने 1 से लेकर के 5 तक के सेट का क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आ जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ उसका, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको आई बटन पर वहाँ पे लिंक शो हो रहा है, वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे सभी वीडियो का PDF मिलता रहता है और वहाँ पे रोज़ शाम को 8:30 से क्विज होता है, वहाँ पे क्विज लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन है कि दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था। दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था। तो हौज ए खास का निर्माण कौन करवाया था? तो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बने थे। कब बने थे? तो ये बने थे 22 अक्टूबर को बने थे। कब बने थे? 22 अक्टूबर 1296 को बने थे। कब बने थे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान? तो 22 अक्टूबर 1946 के बने हैं। अगली प्रश्न है फ्रेंड, दूसरा नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी इतुतमिश की। किसकी? इतुतमिश की पुत्री थी। और कुतुब ऐबक मध्यकालीन भारत के एक शासक था। क्या था? मध्यकालीन भारत के एक शासक था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो रुपये कहते हैं। क्या कहते हैं? रुपये कहते हैं। और सोने के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो सोने के सिक्कों को दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनार किसको कहते हैं? तो सोने को सिक्के के कहते हैं। किसको कहते हैं? दिनार। तो दिनार कहते हैं सोने को सिक्कों को कहते हैं। क्या कहते हैं? सोने को सिक्कों को दिनार कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह निर्मित किया गया था। और मटोगी चैसमेंट सुधार क्या है? तो ये 1919 में आया था। क्या था? ये मैटोंगी चैसफोर्ड जो सुधार है वो कब आया था? तो 1919 ईस्वी में ये आया था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है 5वां नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई है? तो यह है 21वें संविधान संशोधन। किसके? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ही 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया मतदान के लिए। और 55 जो संविधान संशोधन है वो अधिनियम अरुणाचल प्रदेश के राज्य से बना था। किसके राज्य से 55वां संविधान संशोधन बनाया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य से बना था। और 84वें क्या है? तो 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान रखा गया था। और 73वां संविधान संशोधन जो है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना गया था? मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है
16 अगस्त 1946 के। कब? 16 अगस्त 1946 के। चलिए फ्रेंड अगली प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनाती हैं? ज्वालामुखी विधियों से किस प्रकार की झील बनाती हैं? तो ये बनाती है कोल्डेरा झील। क्या? कोल्डेरा झील। और ज्वालामुखी के मुख को उद्गार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को उद्गार भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। और एक और है कास्टल झील। क्या है? कास्टल झील जो है, कास्टल झील एक प्रमुख भूमिगत जलकृत जो अपदानात्मक स्थल रूप है। क्या है? अपरदानात्मक है। अपरदानात्मक स्थल है। क्या है? अपरदानात्मक स्थल रूप है। क्या है? तो कास्टल झील है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम जल प्रताप निम्न नदी के मार्ग के मध्यम में है। शिव समुद्रम जल प्रताप निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है। तो किसके मध्य में है? तो कावेरी के मध्य में है। किसके मध्य में है? कावेरी के मध्य में है। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर में है। कितनी है? 800 मीटर में कावेरी नदी की लंबाई है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावेरी नदी को तो दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है फ्रेंड। किसको? कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस पर होती है? तो अक्टूबर और नवंबर माह में होती है। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर माह में होती है। और तमिलनाडु में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। तमिलनाडु में ही शीतकाल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम में होती है, जो मानसून से होती है। किसके कारण होती है? मानसून के कारण होती है। भारत में अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण से पश्चिम में होती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं तो विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। कहाँ पे फ्रेंड? वाशिंगटन में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो 27 दिसंबर को हुआ था। कब? 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं फ्रेंड, तब दिखेगा। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। चलो जेनेवा में किसका मुख्यालय है? तो WHO का है। किसका मुख्यालय फ्रेंड? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। और किसका है? तो WTO का मुख्यालय ही जेनेवा में भी है। और वियना में किसका मुख्यालय है? तो वियना में है मुख्यालय। तो वियना में मुख्यालय फ्रेंड तो UNIDO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना में है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? तो बेहतर माप राष्ट्रीय आय है। क्या है? राष्ट्रीय आय बेहतर माप है। अगली प्रश्न है 13 नंबर कि 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो एक अश्व शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति कहा जाता है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और 1 जूल बराबर क्या होता है? तो एक सेकंड फ्रेंड, 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल जो बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 14 नंबर है
कि डैश कार्य कहलाता है, डैश कार्य कहलाता है, तो बल गुने विस्थापन जो है कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बल गुने विस्थापन ही जो है कार्य कहलाता है। और कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है? कार्य बराबर जो है वो बल गुने विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है कार्य का मात्रक का। कार्य के अदिश राशि है। क्या है? कार्य अदिश राशि है। कार्य एक क्या है फ्रेंड? तो कार्य एक अदिश राशि है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंद्रह नंबर प्रश्न है कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा है और निसर्षण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड कि वो क्या निकालना है? तो एफ निकालना है। एफ बराबर क्या होता है? तो पीजी भी होता है। क्या होता है? पीजी भी होता है। तो पी कितना दिया हुआ है? तो पी दिया हुआ है फ्रेंड, पी होगा 1000 हो जाएगा। कितना होगा? सॉरी, पी हो जाएगा 1000 इंटू कितना मीटर पर सेकंड है? तो 10 है इंटू 1 गुने 10 के पावर -4 हो जाएगा। क्या होगा? 10 के पावर -4। चारों को सभी को सॉल्व करेंगे तो 1 न्यूटन आएगा। क्या होगा? 1 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर की 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन फर्स्ट में दिया हुआ है कि स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकंड होती है। 16 नंबर में दिया हुआ है कि स्टील में ध्वनि की गति जो है 5960 मीटर होता है, तो एक गलत बात है। और बी नंबर में दिया कि निकेल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकंड होती है, ये भी गलत है। तो एक और दो में से कोई गलत ऑप्शन नहीं होगा। एक और दो दोनों कथन गलत है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, ना तो एक और ना बी सही है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है 17 नंबर कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषताएं हैं? तो समान आकार, सीधी, पार्श्वर्स पर उल्टी आभासी। चलिए फ्रेंड अगली प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ए फ्रेंड कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 डिग्री सेल्सियस के चार्ज को स्थानांतरित करने पर कितना काम किया जाएगा? तो कितना काम किया जाएगा? तो कार्य बराबर कितना हो जाता है? तो क्या होगा फ्रेंड? W बराबर क्या होगा? तो V इंटू क्यू होगा। V इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो 10 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या होगा? 40 जूल हो जाता है। W बराबर हो जाएगा B इंटू क्यू, यानी 10 गुने 4 हो जाएगा। क्या होगा? 10 गुने 4 यानी 40 जूल होगा, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह के किसके द्वारा संभव होता है? किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो यह संभव किसके द्वारा होता है? तो यह होता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। किसके? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। 21 नंबर प्रश्न है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? तो क्या पता लगाया जा सकता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगली प्रश्न है, अगली प्रश्न है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पन्न के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो संपन्न होती है नाभिकीय संलयन होती है। कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय संलयन होती है। अगली प्रश्न है कि लेजर के प्रयोग में की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है।
24 मिनट के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो यह है दूध का दही में परिवर्तन करना। क्या है? दूध से दही में परिवर्तन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगली प्रश्न है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। अगली प्रश्न है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो पाया जाता है धातु। क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है। और धातु पाए जाते हैं, सॉरी अधातु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अधातु पाए जाते हैं। अधातु कौन कौन है? तो जैसे में है कि नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि, ये सभी जो हैं ये अधातु में आते हैं। और ब्रोमीन द्रव अधातु है। क्या है? ब्रोमीन जो है द्रव अधातु है। क्या है? एक सेकंड, ब्रोमीन जो है द्रव अधातु है। क्या है? द्रव अधातु है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं 27 नंबर कि खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो ये बना होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। किससे? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। और सोडियम क्लोराइड NaCl का सामान्य लवण है। क्या है? सोडियम क्लोराइड जो है NaCl का सामान्य लवण है। और अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल जो है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीलों को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार जो है लाल को क्या कर देता है? पीला कर देता है। क्या कर देता है? पीला। क्षार जो है नीलों को पीला, लाल को पीला कर देता है। और अम्ल नीला को लाल कर देता है। चलिए अगली प्रश्न है 28 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? तो 8 तत्व किस में होते हैं? तो 2 और 3 में होते हैं। किस में होते हैं? 2 और 3 में होते हैं। आवर्त सारणी की एक 36 पंक्ति है। क्या है? आवर्त सारणी का जो है एक 36 पंक्ति है। 36 पंक्ति है। आवर्त सारणी का एक 36 पंक्ति है। और आवर्त सारणी में कितनी आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। क्या होते हैं? 7 आवर्त। एक सेकंड, 7 आवर्त होते हैं फ्रेंड। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो ये है फ्लोरीन। किसके? फ्लोरीन के रूप में है। 30 नंबर प्रश्न है कि डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO जो है वो बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि डैश विकासवादी संबोध के प्रमाण प्रदान करता है। डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो किसके प्रमाण प्रदान करता है? तो ये जीवाश्म के करता है। किसको करता है? जीवाश्म को प्रमाण प्रदान करता है। 32 नंबर प्रश्न है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है। तो ये है जाति की। किसकी? जाति की मूल इकाई जो है वो इकाई है। वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर है कि हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है तो क्या करता है? तो मुकुलन द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। और इसका लंबाई कितना होता है? तो लंबाई होता है 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर जो प्रश्न है कि मानव श्वसन में क्या जोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या जोड़ा जाता है? तो इसमें जोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा जाता है। और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। ऑक्सी श्वसन, पहला जो है
वो ऑक्सी श्वसन है। क्या है? ऑक्सी श्वसन है पहला, और दूसरा जो है फ्रेंड वो क्या है? तो अनॉक्सी, एक सेकंड, अनॉक्सी श्वसन है। क्या है? अनॉक्सी श्वसन है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर के उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग हैं। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग हैं। तो पहला जो है को निसलल कनिकाय है, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? निसलल कनिकाय है, और बाकी सब गलत है, जो कि है, एक मिनट पहले अच्छे से, समीपत, दूसरा का जो ऑप्शन दिया हुआ है समीपत संबलित नलिका जो प्रॉक्सिमल कर्वोल्यूटेड ट्यूबल है, तो ये तो गलत है, ये अलग है सबसे। और सी नंबर, एक सेकेंड फ्रेंड, सी नंबर जो दिया है कि दूरस्थ संबलित नलिका डिस्टल कार्बोल्यूटेड ट्यूबल, और चौथा जो दिया हुआ है कि बम्बन्स कैप्सूल, ये सबसे जो ये तीनों जैसे ये अलग है। क्या है? निसंलग्न कनिकाय जो है वो तीनों से अलग है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो, निसंलग्न कनिकाय। चलिए अगली प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है, तो कौन उत्तक है? तो प्लेसेंटा है। कौन है? प्लेसेंटा है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर जो प्रश्न है कि भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भेड़ और बकरिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? भेड़ और बकरिया में पाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो रद्द किया गया है तो बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का। किसका? बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया है। और ये कब किया है? तो 21 जनवरी को किया गया है। कब किया गया है? 21 जनवरी 2021 को किया गया। 21 जनवरी 2021 को इसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन कौन करेगा? चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन करेगा फ्रांस करेगा। कौन करेगा फ्रेंड? फ्रांस करेगा। अगली प्रश्न है कि वेद मेहता का निधन हो गया, ये कौन थे? वेद मेहता का निधन हो गया तो कौन थे? वो थे लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। कौन? वेद मेहता जो थे वो लेखक थे। अगली प्रश्न है कि किस राज्य के सीएम ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? किस राज्य के सीएम ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं मणिपुर का है मुख्यमंत्री। कौन अति सीएम है? कौन है? मणिपुर का मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ का अति किए थे। क्या कहते थे? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किए थे। अगली प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? स्वतंत्रता दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोषी। क्या होगा? चंद्रिका प्रसाद संतोषी होंगे। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर है कि पुस्तक मैंकी ऑफ ए जर्नल ए हिमालय इको को किसने लॉन्च किया है? पुस्तक मैंकी ऑफ ए जर्नल ए हिमालय इको को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है मणिपुर के गवर्नर ने किए। कौन किए हैं? मणिपुर के गवर्नर किए हैं। अगली प्रश्न 44 नंबर कि केंद्रीय बजट 2021 के बारे में क्या ऐतिहासिक होने वाला है? केंद्रीय बजट 2021 के बारे में क्या ऐतिहासिक होने वाला है? तो होने वाला ये बजट पेपरलेस होने वाला है। क्या है? ये बजट पेपरलेस होने वाला है। अगली प्रश्न है कि भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में किया गया है फायर पार्क का उद्घाटन। तो चलिए दोस्तों आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम।